जय हिंद दोस्तों, हमारे और एक एपिसोड में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। एक्चुअली आप सबको पता है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, जैसे आप ले लीजिए। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ इसको हिंदी में करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया। और हमारा जो स्पेशल शो है आर्मी के ऊपर, the Indian Army, the SEAL that defends India. And हमारे साथ आज भी एक स्पेशल गेस्ट है. He is none other than Colonel Sudeep Mukherjee. So, Colonel Mukherjee, welcome to the Nupur Tiwari Show. Thank Indian you so Army, much. the SEAL that defends India. Thank you very much. Thank you. So, हम पहले जानना चाहेंगे कि आपने ये जो आर्मी ज्वाइन किया, ये क्या बचपन से आपने सोच के रखा था, या एक दिन ऐसे लगा कि नहीं, मुझे मेरा पैशन है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, मैं कुछ करना चाहता हूँ उसी में, ऐसा कुछ आया और आपने ज्वाइन कर लिया? मतलब रीजन क्या था इसके पीछे? तो रीजन वैसे तो एग्जैक्टली कुछ नहीं था. माय फादर वांटेड टू जॉइन द आर्मी, तो एंड उस टाइम पे व्हेन ही गॉट एडमिशन इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, माय grandparents did not let him go, right? So somewhere I thought that if I join the army it would be something good. So मैंने after school I wanted to do medicine, but somehow due to some issues medical में नहीं हुआ, and I did commerce and I did a BCom honors, और फिर मैंने cost accountancy भी पूरा किया. वो करते करते मुझे लगा कि पढ़ाई करना और अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे कुछ और करना चाहिए. एंड दैट इज द टाइम मेरे दो दोस्त CDS एग्जाम दे रहे थे, और मुझे भी बोला भैया तू भी दे दे. तो हम तीनों मिलके एक साथ पढ़ाई करते थे, मैं उनको पढ़ाता था मैथ्स, और तीनों का एग्जाम का रिजल्ट आया, ऑल थ्री ऑफ अस गॉट थ्रू. मैं गया इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद, एक गया भोपाल और एक गया बेंगलोर. तीनों का सेम दिन पे इंटरव्यू कॉल आया था. मैं थ्रू हो गया, वो दोनों थ्रू नहीं हुए. तो मैं फिर मैंने सोचा अभी वेट करते हैं मेरिट लिस्ट, फिर मेडिकल भी थ्रू हो गया. फिर मेरिट लिस्ट जब आया तो मैंने देखा कि माय नेम वाज थर्ड ऑल इंडिया. सो उस टाइम पे खुशी होती है, हाँ चलो इतना अच्छा किया. तो घर वाले भी इनिशियली दे वर नॉट वेरी हैप्पी, बट फिर बोला अच्छा ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ. एंड देन आई जॉइंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी. वाओ. सो इसके पीछे भी एक कहानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्मूथली मैंने चाहा और हो गया, ऐसा नहीं है। और आपने टॉप भी किया, मतलब इंडिया में थर्ड आना ये कोई ऐसे छोटा सा बात नहीं है, बहुत सारों ने डेफिनेटली ट्राइड फॉर दैट एग्जाम. इनफैक्ट एक और मतलब स्टेटिस्टिक आपको देना चाहता हूं मैं. मतलब द परसेंटेज ऑफ पीपल हु अपीयर एंड जॉइन NDA and IMA, that percentage is lesser than those who join IIT, which means that NDA और IMA ज्वाइन करना IIT ज्वाइन करने से भी मुश्किल है. क्योंकि for IIT you just sit for an exam. Here you sit for an exam and then you have to go for a 4-day SSB interview plus medical plus a merit list. तो आज जो लोग देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स है इसके लिए, जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको डरना नहीं चाहिए, रादर दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि हाँ ये राइट. या और जो आपका जो दो दोस्त जिनका नहीं हुआ, तो मतलब हम जानना चाहेंगे वो किस क्षेत्र में गए? तो मेरे इनिशियली जब मेरा कमीशनिंग के बाद पोस्टिंग हुआ टू पंजाब, एंड उस टाइम पे पंजाब में भी काउंटर टेररिज्म चल रहा था. फिर वहां से मैं गया नॉर्थ ईस्ट में, उधर भी काउंटर टेररिज्म में था. तो उस टाइम पे दोनों बोले कि अच्छा हुआ हमने फौज ज्वाइन नहीं किया. तो उस टाइम पे तो वो बहुत खुशी हुई. लेकिन उसके बाद मेरा जब प्रमोशन होता गया, जब मैं कर्नल बना, मैं जब यूनिट कमांड करने लगा, तो उस टाइम पे वो मेरे जो वो अचीवमेंट्स था उससे काफी खुश हुए. वो अभी भी मेरे दोस्त है, अच्छे दोस्त है. एक US में सेटल्ड है, एक कलकत्ता में है. Every time I meet them we laugh about the times when we sat for the exam together, and that's it.
सच ए वंडरफुल मेमोरी, राइट? क्योंकि ये जिंदगी भर की, मैं नहीं चाहता था, वो दोनों चाहते थे, लेकिन मैं चला गया, वो दोनों किसी और क्षेत्र में चले गए। मतलब सच है। तो इससे लगता है कि एवरीबडी इज मेंट फॉर समथिंग। तो यस, हैव जो यू, राइट? जो एक्चुअली फौज में आने के बाद हमें डेस्टिनी के ऊपर काफी, यू स्टार्ट बिलीविंग इन डेस्टिनी, बिकॉज देर आर वेरियस एपिसोड्स विच आई नो ऑफ, जबकि people have died or people have survived when there was no chance of them dying or surviving. एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे नेबरिंग बटालियन था, उस बटालियन के एक ऑपरेशन में 2 लोग मारे गए। 2 of the soldiers died in that operation. नाउ इन दोनों सोल्जर का मैं बात बताऊंगा। एक सोल्जर उसमें 1 वीक पहले 2 महीने का छुट्टी गया था, मतलब घर गया था छुट्टी। सो 2 महीने तक वो इधर आने का कोई मतलब चांस ही नहीं था। वो घर जाने के बाद उसको पता लगा कि और या उसका बहन की शादी तय हुई, तो ही केम बैक टू द यूनिट सेइंग कि अभी मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, जब बहन की शादी होगी उस टाइम पे मैं जाऊंगा। ही केम बैक, went for an operation and he died. The other person was going on pension the next day, and in his entire life he had been in administrative duties, तो उन्होंने एक्शन कभी देखा नहीं था। तो ये पेट्रोल बाहर जा रहा था, तो उसने बोला मैं पेंशन जा रहा हूँ, पूरा आर्मी करियर खत्म हो गया, मैं कभी एक्शन नहीं देखा, मैं एक बार जाना चाहता हूँ। तो उधर ऑफिसर इंचार्ज बोला हाँ चल तेरे को ले जाता हूँ आज। ही वेंट, ही डाइड। सो जिसको वो, देयर इज अ सेइंग इन हिंदी के, जाको राके सैया मान सके ना कोई, एंड जब जिसका टाइम आता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। आई थिंक आई बिलीव इट इन फुल्ली। मेरा भी एक बार हुआ था, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। एक ऑपरेशन में जा रहा था, उस टाइम पे फ्लड्स हुए थे, एंड आई वाज इन अ बुलेट प्रूफ जिप्सी, एंड दैट जिप्सी कैप्साइज्ड एंड आई drowned and I was brought out of the water after 6 minutes. 6 मिनट बाद मैं जब बाहर आया तो मेरा ना हार्ट बीट था ना पल्स था, एंड येट मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज। तो आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं उस? There is definitely something which is beyond our understanding and we should just accept it. Some things, not everything, of course. डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो उसके बाद आपने जब ज्वाइन किया, और उसके बाद कभी आपको लगा कि अरे मुझे तो नहीं आना चाहिए था आर्मी में? कभी एक दिन के लिए भी लगा उसके बाद? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हाँ लगा के कहाँ फंस गए उस टाइम पे लगा था, लेकिन एक बार कमीशन हो गया उसके बाद से मतलब आई हैव एंजॉयड ईच मोमेंट। जब मेरा I had an opportunity to whether I wanted to stay or to leave after 20 years of service। मैं पहले से ही सोचा था कि मतलब मुझे कमांड करना है रेजिमेंट, तो सीओ बनना है। तो सीओ जब बन गया उसके बाद मैं देखा कि एट सीनियर रैंक्स इन द आर्मी इट्स मोर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक जॉब, कि ग्राउंड सोल्जरिंग कम होता है, फाइल के ऊपर काम ज्यादा होता है। आई डिडंट वांट टू डू दैट, इसीलिए मैंने आई टुक अ कॉल, आई पुट अप माय पेपर्स when I completed the scheduled amount of time which I was supposed to, and I left the army and doing something else. But during my tenure in the army एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि मैं सोचा कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहिए या गलत जगह फंस गया ना, नो नेवर। तो कुछ ऐसे शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, ऐसे वक्त, ऐसे एक्सपीरियंस जो बहुत ही आपके मेमोरेबल रहा हो, चाहे वो कुछ ऑपरेशन हो या फनी मोमेंट हो, जो भी आपके अभी भी आप सोचते हैं एंड यू फील लाइक वाओ, और यू फील लाइक यू कीप लाफिंग, ऐसा कुछ मोमेंट अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो? बहुत सारे हैं, 21 साल कम टाइम नहीं होता, बहुत टाइम होता है। एकदम एकदम, हाँ। ठीक है, तो क्या क्या ऑपरेशंस में बहुत दिन रहा मैं। आई बीन इन पंजाब ऑपरेशन में देखा हूँ, फिर नॉर्थ ईस्ट में देखा हूँ काफ़ी देर, मैं कश्मीर में पोस्टेड था, मैं 1 साल सूडान में भी था इन खार्तूम एज अ स्टाफ ऑफिसर। फिर आई हैव बीन अब्रॉड ऑन बिहाफ ऑफ द आर्मी, आई हैव बीन टू यूएसए फॉर अ काउंटर टेररिज्म कोर्स, आई हैव बीन टू सूडान एज आई सेड। तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है।
लोगों के साथ काम करना is something which anyone in the army will tell you that they enjoy, कि साथ में मिलके करना, कुछ करना। तो जब हम लोग एकेडमी में थे तो एक्सरसाइजेस होते थे, मतलब ट्रेनिंग फॉर वॉर, उसमें से जाते थे, फिर खड्डा, मतलब जो ट्रेंचेस खोदना पड़ता था, तो ट्रेंचेस खोदते थे, ऑपरेशन होता था। सुबह फिर उठ के जब हमारे एक्सरसाइजेस खत्म होते थे तो बोलता ट्रेंचेस भरो, तो फिर ट्रेंचेस भरते थे। तो द जोक वाज, फौज के लोग आते हैं इधर, रात भर गड्ढा खोदते हैं, सुबह उसको बंद करके चले जाते हैं। तो मतलब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप हाँ जी, सिविलियन लाइफ में वापस आ गए, और हाँ जी। आपको कुछ कल्चर शॉक हुआ कि अरे ये कहाँ मैं वापस आ गया? ऐसा ऐसा नहीं हुआ। हम्म। मतलब देखिए, मुझे जो पूछते हैं लोग के फौज और सिविल कॉर्पोरेट लाइफ में डिफरेंस क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि देखो, काम तो काम ही होता है, और दूसरे लोग लोग होते हैं। तो आर्मी में भी जो लोग होते हैं वो तो इस नेशन के ही लोग हैं। तो सारे इंडियंस ही है, इधर जो है वो उधर ही भी है। ओनली थिंग, देयर इज अ सेट रूटीन, देयर इज अ सेट डिसिप्लिन, देयर इज टास्क्स आर मोर क्लियर। बाहर आने के बाद इट्स सिमिलर, मुझे तो उतना तो डिफरेंस नहीं लगता। द ओनली ग्लेयरिंग डिफरेंस इज द डिसिप्लिन। जो उधर जो बोला जाता है वो, उसमें देर देर आर नो क्वेश्चंस देयर आफ्टर, तो वो कर देते हैं लोग। इधर क्वेश्चनिंग, मतलब यू हैव टू इन्फ्लुएंस, द नीड टू इन्फ्लुएंस, टू परसुएड is much more outside than in the army. In the army, if you are a senior rank holder and you give a lawful command, people will obey you. But here, you have to influence that person to do what you want them to. So, understanding human needs, understanding how people get influenced, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था। तो क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया जब मैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में था, कि लोग क्यों, मतलब अच्छा खासा जिंदगी छोड़ के, व्हाई डू दे पिक अप आर्म्स, व्हाई डू दे किल पीपल, क्यों करते हैं ऐसे। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट के वजह से मैं एक साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। तो साइकोलॉजी में मास्टर्स करने के बाद मुझे पता लगा कि ये ज्यादा थियोरी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम है इसमें। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ढूंढते ढूंढते मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, वो मिला। फिर उसके बारे में पढ़ने लगा, फिर मैंने कुछ कोर्सेज किए उसमें। फिर पता लगा कि और भी पढ़ाई करना चाहिए, तो काफी पढ़ाई किया हूँ मैं इस फील्ड में आने से पहले। मैं फौज छोड़ने के बाद 2 साल, करीब 2 साल, एक एयरलाइन में नौकरी की एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एंड देयर आफ्टर आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन माई ओन। So nowadays I'm working with people, basically understanding how people think through their language, helping them perform better अपने काम में, ताकि वो अच्छा करे। तो चाहे वो इंडिविजुअल हो या चाहे वो टीम हो, चाहे कंपनी हो, तो ये कर रहा हूँ काफी पिछले 6 साल से। So that's interesting work for me. So when your work is interesting, it doesn't feel bad. Like आप जो करते हो, ये वर्क आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, इसीलिए आप इतने अच्छे करते हो। That's so nice of you. But हाँ, मैं पैशनेट हूँ इसके बारे में, तो मैं करती हूँ। अच्छा होता है या खराब होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं करती हूँ, दिल से करती हूँ। तो अगर दिल से करते हो और आपको अच्छा लगता है, दैट इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज पीपल बाई बिलीफ, दे डोंट बाई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आपको खुश देख एग्जैक्टली, के लोग खुश होते हैं। एग्जैक्टली। तो आप फौज से यहाँ हाँ आप जी, पूरा साइकोलॉजी कर रहे हैं। फौज में भी साइकोलॉजी जरूर होंगे, क्योंकि बिल्कुल। आपको तो, यस। आपने जो हाँ काउंटर जी। टेररिज्म। तो जैसे, नहीं, फौज में क्या, यू आर कन्विंसिंग अ पर्सन दैट डाइंग इज गुड फॉर हिम, तो उससे ज्यादा साइकोलॉजी तो हो नहीं सकता कुछ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वो तो है, लेकिन वो वो कहाँ से आता है? व्हाट डू यू थिंक कि फौज में जो होता है, जैसे आप, अगर मैं भी, कोई भी इंडियन अगर एक फौजी देखे तो हम ब्लाइंडली उसको विश्वास कर लेते हैं कि अगर हमें उससे कोई डर नहीं है,
कोई अगर फौज से है तो चलो उसके साथ हम जा सकते हैं, कोई डर नहीं है। ये जो विश्वास है ये कहाँ से आते हैं? I think it's a way of life. फौज में एक बार घुस जाते हो, आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, तो देन यू आर एक्चुअली साइनिंग ऑफ योर लाइफ फॉर द कंट्री. यू आर सेइंग दैट मैं मरने के लिए तैयार हूं देश के लिए. And I don't think anything can be bigger than that. I'm not saying that फौजी से ज्यादा पेट्रियट कोई नहीं है. I don't say that. There are lots of people who are much more patriotic than a lot of people I've seen in the army. लेकिन एक inherent love for the country, desire to safeguard the nation comes into your behavior. And that is perhaps when you see somebody whose goals are high, automatically you have respect towards that person. एग्जैक्टली, ट्रू, एग्जैक्टली। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड पे जाना चाहूंगी। कोलकाता बंगालीज ज्यादातर फौज में नहीं जाते हैं, है ना? ज्यादातर नहीं जाते, मैं नहीं बोलूंगी कि एकदम नहीं जाते हैं, डेफिनेटली, बट इट्स नॉट कॉमन। आप पढ़ाई करो, एक नौकरी करो, या आप यू गो फॉर द एजुकेशन, एकेडमिक्स, मोस्टली पीपल। तो ये जो यू सेड योर डैड वांटेड टू जॉइन आर्मी एंड देन यू डिड, तो ये जो था, व्हाट वाज दैट? क्या था कि आपके पिताजी भी फौज ज्वाइन करना चाहते थे और आपको भी लगा कि चलो कुछ अलग करते हैं? तो पागल हर जगह मिलते हैं आपको, तो तो probably that. I actually, you're right. Bengalis mein we pride ourselves to be intellectually superior. Okay, exactly. Like, जैसे Greeks divided the world into Greeks and barbarians, Bengalis divided the country into Bengalis and non-Bengalis. ये ऐसा टर्म आपको और कोई भी कम्युनिटी में नहीं मिलेगा सुनने को. True, exactly. Right? That's true. So yeah, so inherently, culturally, we are told that we are intellectually superior than everybody else, which is why we would want to pursue intellectual pursuits, which is या तो आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियरिंग बनोगे या PhD करोगे. In my house everyone is an engineer, there are PhDs. I am the odd person out. So there are, but you're saying there are less amount of people in the army as compared to maybe Punjab, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh. That is probably because wars have directly affected North India more than the east of India. Historically, आप अगर देखोगे तो all the invasions have come in from the northwest, right? And because of that, somehow martial races have come up. Sikhs, Jats, they have come up because of fighting is in their blood, if I may say so. The freedom struggle, a lot of intellectual leadership came from Bengal. True. तो ऐसा नहीं कि बंगालीज लड़ाई नहीं करते, लड़ाई तो पूरा करते, ठीक है, मे बी नॉट फिजिकली. हम दोनों पीटेंगे फिर, मुझे लगता है दोनों ही बंगाल से है. हाँ, तो but you're right, there are comparatively less people from Bengal, but I have met lots of people. I have postmates, I have juniors who are from Bengal. I have seen lots of jawans from Bengal, and things are changing. तो आजकल तो global world हो गया है. India has also become more of a nation than communities. So हर जगह से हर लोग आते हैं. Exactly, you said very rightly. India has become definitely a nation than the communities, but still, as you said, कि हम एक ही है जो बंगाली और नॉन बंगाली बोलते हैं. तो हमें लगता है कि वो भी हमें छोड़ना पड़ेगा अभी, बंगाली नॉन बंगाली, है ना? So I'll tell you something. Growing up in Calcutta again is worse than the rest of Bengal. People from Calcutta think that they're superior to everybody. Totally. And so anybody from Bihar and UP,
You know what they were called when I was growing up? They were called Hindustani. But it was a term used in Bengali कि ये Hindustani है. So it's, I think it's a takeoff from Hindi speaking. That's why the term was there. But that's how it used to be called. So when I joined the army and army से ये मतलब आर्मी में घुस के मुझे हिंदी सीखना पड़ा because I had to speak to all the jawans in Hindi and to other officers in Hindi as well. That's the main language other than English, of course. I was comfortable in English, but I didn't know Hindi. All the Hindi I knew was from Amitabh Bachchan movies. तो उधर जाके हिंदी सीखना पड़ा. जब हिंदी सीखा, because of the change in culture, a lot of my beliefs changed. And perhaps that is what needs to happen if we are to talk about a nation state, if we are talking about everybody feeling Indian. As soon as you move out of a place, you understand the culture and the beliefs of the rest. And there is no right and wrong, it is just different. And if you accept that difference, automatically all of you are happy. For example, you've been based in Japan for a long time, and once you are out in Japan, you are probably more Indian than a lot of Indians living in India, right? Because बाहर रह के एक कुछ हो जाता है. Exactly. That's very true. Yeah. बाहर रह के एक्चुअली आपने बहुत सही कहा. जब मैं जापान आई तो मुझे पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इंडिया के बारे में और भी जानना चाहिए. Correct. क्योंकि लोग मुझसे इतने पूछने लगे और फिर जितना जानती थी मैं ये आंसर दी, उसके बाद मुझे लगा नहीं, मुझे और भी जानना चाहिए अपने. तो द वंस वी क्रॉस द बॉर्डर, मुझे लगता है कि हम एक एम्बेसडर बन जाते हैं अपने देश के. Correct. Yes. So, you stop being a Bengali or a Gujarati or a Sindhi or a Marwadi and you become an Indian. Exactly. तो ये सबको बहुत याद रखना जरूरी होता है कि बाहर जाके मत बनो गुजराती, मराठी, बंगाली. I think that is now that I think of it, I think that is what happened when you join the army. You lose your cultural identity and you take on an identity of a national person. फौज में कोई बंगाली, मद्रासी, पंजाबी नहीं होता है, सारे फौजी होता है. There I know people who are Sikh, okay, from Punjab and serving in Madras regiment, speaking fluent Tamil. Wow. Okay. And that Sikh is called Tambi in Fauj. Okay. There are Kumaunis, okay, who served in the Sikh regiment and called Khalsa by course mates. So in the army, it's very different. You are known by your regiment. So I served in the regiment of artillery. So I am known as a gunner. Right? People from Rajput regiment are known as Rajput, Jat regiment known as Jat. Whether he is born a Bengali or he is born a Gujarati or he is born a Tamilian, he is known as Jat. I think the Indian Army is real India. उसमें एक ही होता है कि you belong to India. Yes, when I joined my unit, my first CO was Colonel Abdul Wahid Sheikh. He was a Muslim from Hyderabad, and the first time I met him was because we were deployed in counter-terrorism operations. The regiment was not together. अलग-अलग batteries अलग-अलग जगह थे. तो एक बार मैं हेडक्वार्टर्स में आया कमीशनिंग के बाद, तो उस दिन ट्यूसडे था. तो ट्यूसडे हमारे यूनिट में मंदिर परेड होता. मंदिर परेड मीन्स शाम को मंदिर में जाओ, भजन होता था, फिर आरती होती थी और फिर मतलब जवानों के साथ. तो my CO walked into the regiment, into the mandir, and the bhajan playing at that point of time was भगवान तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है. ठीक है. And he was Colonel Abdul Wahid Sheikh. So you take on the religion, the culture of the troops you command. It's normal, it's natural. So when I see,
तुम बंगाली, तुम ये, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम. It's very strange for a Fauji to understand what's happening. तो इसीलिए मैंने पूछा कि जब इस एनवायरनमेंट से आप बाहर आते हो और हाँ पूरी तरह बाहर देखते हो कि कितना डिफरेंट है सिनारियो, हाँ हाँ. तो वहां पे मुझे लगता है कि शौक तो हुआ ही होगा सबको थोड़ा बहुत. तो शॉक नहीं होता. You realize that it's different, and you accept the difference, that people are people. They will think the way they want to think, what works for them, and each person is unique and different. सारे लोग एक दूसरे से अलग है और अलग बिहेवियर होगा अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस. So if you can accept that ये मेरे से अलग है, and that's okay. I will not try to convert you. But if I think that नहीं नहीं ये गलत है और ये तो मेरे जैसा सोचना चाहिए, वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. एग्जैक्टली. तो इंडियन आर्मी इज रियल इंडिया. इंडियन आर्मी में ना कोई हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना कोई बंगाली होता है, ना कोई मद्रासी होता है. इंडियन आर्मी में सारे इंडियन होता है. एंड दैट इज द रियल इंडिया, दैट इज रियल भारत, मैं बोलना चाहूंगी. सो यहाँ पे एक्चुअली तो इसमें जब आपने कॉर्पोरेट डायरेक्टली आपने रिटायर किया और आपने बताया कि एयरलाइन ज्वाइन किया वाइस प्रेसिडेंट, तो उस समय तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ एज यू सेड कि अगर कोई आपको एक आर्मी में कुछ करने के लिए बोले, दैट इज ऑर्डर एंड दैट शुड बी कैरिड आउट. और यहाँ कॉर्पोरेट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, कन्विंस करना पड़ता है. डेफिनेटली पीपल they definitely pretend that yes they will do, but the things are different, very different from army. So did you face this kind of problem? Did you think that no, they should have had a kind of training the way Indian army officers had? ऐसा कभी लगा कि यूथ को एक आर्मी ट्रेनिंग होना जरूरी है, स्पेशली कॉर्पोरेट को? I don't think so. It's. अच्छा. I think in army is a very very specialized organization, हम्म. and you don't have a right to join the army. हाँ, You meet the criteria. वो तो है. If you meet the criteria, then only you can join. ऐसे नहीं कि सब एक है और हमें भी मौका मिलना चाहिए. महाराज, मौका नहीं मिलेगा, तुम पास करो टेस्ट, अपने आप ज्वाइन करो. ये बहुत अच्छा, और जो एस्पिरेंट्स है ना उसके लिए बहुत अच्छा था. अरे मौका नहीं मिलेगा, पहले आप पास करो फिर. बिल्कुल. You meet the criteria. A lot of people, when I joined the airline, there are a lot of people who join security of the airline, and in their mind they want to join the armed forces. So a lot of people, young boys and girls, used to come to me and say कि सर join कैसे करें. तो मैं उनको एक ही चीज पूछता था कि भैया 5 किलोमीटर कितना देर में भागते हो. तो आप you meet the criteria, you will get it. आपको क्राइटेरिया भी नहीं मीट करना, आप सोना भी चाहते हो, गुलाब जामुन भी 4 खाओगे, तो कहाँ से होगा भाई. तो कितना भागना पड़ता था, हम जानना चाहेंगे. तो एक तो 5 किलोमीटर बीपीटी होता है एक, राइट, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं हमको. तो उसमें फुल किट में विद वेपन यू हैव टू रन, and you have to come in complete 5 kilometers with full equipment in 25 minutes, depending on your age. वो criteria होता है. Then there's a physical, other tests are there are 2 miles, etc 10 miles. वाओ. तो तब थकते नहीं थे, तब नहीं लगता था कि कहाँ आ गया मैं? और ट्रेनिंग के टाइम पे बोला था ना, लगता है कि कहाँ फंस गए. तो दैट इज वेरी हार्डशिप. मतलब वो अगर वहां से निकल गए तो जिंदगी स्मूथ हो जाता है. Exactly. See, that is the aim. It's what the academy or what the training institutions teach you is strength is more mental than physical. If you are mentally strong, then even if you are physically tired, you can go on. Exactly. This is very right word actually you have said. The mentally, actually human being का वही होता है. अगर हम विल पावर जो होता है, मेंटली अगर हम
फिट रहे, मेंटली अपने आप को एनर्जेटिक रखे, तो मुझे लगता है कि बॉडी उसको फॉलो करेगा. Exactly. If we think that we can do it, we can do it. There's nothing that can stop us. वंडरफुल वंडरफुल. तो आज जो मतलब आपने तो बहुत कुछ बोल दिया, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो उसके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे, जो एस्पिरेंट्स है. ज्वाइन करना चाहते हो तो भागो. भागो, सबसे पहले भागो. बी फिजिकली फिट. नॉट ओनली बी फिजिकली फिट, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशंस. ओके. जो आप सोचते हो और जो वो बोलते हो, जो वो सेम होना चाहिए. ओके. Because as an officer, if you want to enter, you have to undergo the SSB exam, which is a 4-day interview process in which you are psychologically evaluated, you are physically evaluated, you are put in a group, and group dynamics are evaluated. So don't try to put on something that you are not. Be yourself. I remember, मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था, मैं तो घूमने गया था कि फौज से मुझे टिकट मिला है कलकत्ता से इलाहाबाद घूमने फ्री का, चलो घूम के आओ. तो आई हैड नथिंग टू लूज. बाय दैट टाइम आई हैड कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ जॉब एनी डे. तो ऐसे घूमने गया था, अच्छा लगा, फिर पास हो गया, चले गए फौज में. तो it's a I think that the people who do the selection process are extremely competent. They will select the true client talent that is required. So be yourself, do what you feel like doing, read, stay abreast with what is happening in the world, अपना general knowledge ठीक करो, right? अगर आपका जाना होगा फौज में, आप चले जाओगे. अगर नहीं जाना होगा तो आप कहीं और करोगे. Each person has their own destiny. They will fulfill it. Exactly, and purpose, definitely. Yeah, that is the thing. Actually, just be yourself and just try hard anything you want. That is that is in our control. That is the thing we can do. Absolutely. I think. So focus on what you control and let go of what you don't. I think it is simple. Yeah, as simple as that. Yeah. तो आज मैं जब इंटरव्यू ले रही हूँ, मुझे एक कहानी याद आ रहा है. एक्चुअली मैं जब मुझे पहला नौकरी मिला, तभी मैं और एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, और उसका I think he was MD, or I forgot because I was very young at that time. तो वो आर्मी से थे, और मैं तो बात भी नहीं करना, मतलब मुझे पता भी नहीं था कैसे बात करते. तो मेरे इंटरव्यू लिए, पहले शायद जनरल मैनेजर ने लिया, मैं भूल गई हूँ क्या पोस्ट था. फिर उसके बाद मुझे बोला कि सर ने आपके इंटरव्यू लेंगे, और वो आर्मी से थे, वो कर्नल थे, जनरल थे, वो भी मैं भूल गई. लेकिन मैं गई तो बहुत अच्छे से मुझे बिठाया, और मुझे 2-1 क्वेश्चन किए. मैं ऐसे देख के मैं कुछ भी नहीं बोल पाई. जाओ बेटा घर जाओ. तो मुझे एक्चुअली बड़ी कोइंसिडेंस. तो एक्चुअली आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब एनी ब्रेवरी, करेज, दैट इज आई रियली एडमायर. तो वो तो मेरा था. उसके बाद मुझे और एक, तभी जब मैं 1 महीने के, जब मुझे पहला जॉब मिला, 1 महीने के अंदर ही मैं 2 जगह मैं गई थी इंटरव्यू देने. उस जगह पे भी वो आर्मी से थे, और मुझे बोले कि, और मैं ऐसे ही गई थी ना, मतलब साड़ी वाड़ी पहन के गई थी, और वो कर्नल था, वो मुझे याद है. और मुझे बोले कि तुम देख रहे हो कितने दे ऑल आर गुड लुकिंग ब्यूटीफुल गर्ल्स. तो मैं ऐसे देखा, तो मुझे मतलब उन्होंने मुझे रिक्रूट नहीं किया. तो तब से मुझे था कि आर्मी दोनों ने मुझे रिक्रूट नहीं किया. आज मैं आर्मी के ऊपर शो कर रही हूँ. मतलब जिंदगी क्या से, मुझे कभी पता भी नहीं था कि इतने सारे आर्मी के लोगों से मैं बात करूंगी, उनकी कहानी जानूंगी, और जो मेरा पैशन है कि एडमायरिंग करेज, उसको मैं इतने करीब से देखूंगी. तो मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन आर्मी. आई एम इन लव विद इंडियन आर्मी एक्चुअली. सो क्या बोल सकती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरीज. Thank you, Nupur. Thank you for having me, and you're doing a fantastic job. Keep up the good work. That's very nice of you. Thank you. And definitely. Yes, please. Bhalo thako, stay well, and keep smiling.
थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, दर्शक, ये थे हमारे आज के शो एंड कर्नल मुखर्जी हमें ज्वाइन किया, उनकी कहानी सुने। जो भी आपका क्वेश्चन है उनके लिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बोलिए आपको कैसा लगा। और कुछ भी आपको जानना है कर्नल मुखर्जी से तो हमें लिख के भेजिए, हम फिर से उनको ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को जय हिंद। और कर्नल मुखर्जी, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।